हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं गेट एक्सेल बॉटनी 2013 पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि गेट के बॉटनी सेक्शन में हमने 2013 के क्वेश्चंस पेपर को लिया था और वहाँ पे हमने लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास किए थे और वो पार्ट फर्स्ट में था। नाउ इसके बाद का पार्ट सेकेंड में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें देखें, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पार्ट फर्स्ट में। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ओके, तो हमारे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हो चुका था, ये 11 ये भी हो चुका था। नाउ यस, क्वेश्चन नंबर 13 से आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? लेट मी टेक द हाइलाइटर। ओके, नाउ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें, ये पॉइंट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन पूछा है नॉन डिसजंक्शन इन द पैरेंटल मियोसिस इज नॉट एसेंशियल टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा मियोसिस का क्वेश्चन है, माइटोसिस मियोसिस। ओके, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि टॉपिक कौन सा है, तभी तो हम उसके बारे में एनालाइज कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है, बिना टॉपिक को समझे आपका माइंड वहाँ पे क्विकली रिएक्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, नॉन डिसजंक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन डिसजंक्शन। तो क्या होता है, अगर आपको नॉन डिसजंक्शन पता होगा तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहले आंसर को हम कोशिश करते हैं आंसर कहाँ से आएगा, देन उसके बाद हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ओके, नॉन डिसजंक्शन इन द पैरेंटल मियोसिस इज नॉट एसेंशियल टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो होता क्या है, क्रोमोसोमल सेपरेशन के टाइम मेटाफेज में जब क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अगर सही से हुआ है तो वहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं, अगर मान लीजिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन सही से नहीं हुआ है तो उस टाइम क्या होगा कि जो आपके क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनका एक सेपरेशन जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। कुछ डॉटर सेल में क्रोमोसोम पहुंचते हैं, कुछ में पहुंचते ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब गैमेट्स बनते हैं वो नॉन वाइएबल बनते हैं, मतलब वो गैमेट्स क्या होते हैं, मर जाते हैं। ओके, तो यही चीज़ क्या बोल रहा है, ये चीज़ें समझ में आई। नॉन डिसजंक्शन किसे बोलते हैं कि क्रोमोसोम का सेपरेट नहीं होना, इक्वल सेपरेशन नहीं होना, नॉन डिसजंक्शन। ओके, तो नॉन डिसजंक्शन इन द पैरेंटल मियोसिस इज नॉट एसेंशियल टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। ओके, बिल्कुल सही बात है। अगर नॉन डिसजंक्शन क्या बोल रहा है, नॉन डिसजंक्शन इन द पैरेंटल मियोसिस इज नॉट एसेंशियल टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब होता है तो उसमें नॉन डिसजंक्शन की बात नहीं आती। बिल्कुल सही है। ओके, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट के नॉन, इसी का अपोजिट है, इसी का अपोजिट दिया है। नॉन डिसजंक्शन इन द पैरेंटल मियोसिस इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस एनिप्लॉयडी ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, नॉन डिसजंक्शन जब होगा तो एनिप्लॉयडी बनेगी। बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, नॉन डिसजंक्शन इन द पैरेंटल मियोसिस इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस हेक्साप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हेक्साप्लॉयड ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनता, नॉन डिसजंक्शन की वजह से हेक्साप्लॉयड तो नहीं बनता। रॉन्ग स्टेटमेंट है। नॉन डिसजंक्शन इन द पैरेंटल मियोसिस एसेंशियल टू प्रोड्यूस टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। नहीं, टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनता। तो PNQ इज द मोस्ट ऑब्वियस आंसर। ओके, चलिए अब नॉन डिसजंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये देखिए, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस में सपोज ये एक डिप्लॉयड सेल है जहाँ पे एक क्रोमोसोम को दिखाया गया है। सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है जिसके 2 पेयर हैं, एक मदर से आया हुआ है, एक फादर से आया हुआ है। तो जब मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट जब होगा, एनाफेज में जब ये सेल होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक गैमेट में, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे में चला जाएगा। ओके, नाउ गैमेट फॉर्मेशन जब होगा तो ये देखिए कंप्लीट गैमेट फॉर्मेशन हुआ है। 4 गैमेट्स बने, चारों में 2-2 क्या है, प्रोजेनी। देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 2 प्रोजेनी के पास रेड वाले क्रोमोसोम है, 2 प्रोजेनी के पास ये ब्लू वाले हैं। तो इस तरह से नॉर्मल डेवलपमेंट है। मियोसिस में जो होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में, मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है और मियोसिस सेकंड में क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। ओके,
तो ये बेसिक है जो हमें पता है, मियोसिस में ऐसा होता है। नाउ नॉन डिसजंक्शन के केस में क्या होगा, देखिए वही डिप्लॉयड सेल है, वही क्रोमोसोम नंबर 1 है। सपोज यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट तो सही हुआ, मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, ओके, डॉटर सेल में चले गए, लेकिन मियोसिस सेकेंड में जब ये क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होना था तो स्पिंडल फाइबर सही से फॉर्म नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अलग नहीं हो पाए ये लोग, और अलग नहीं हो पाए तो क्या हुआ, एक पूरा का पूरा इंटैक्ट कॉपी जो है देखिए एक गैमेट में आ गया, दूसरे गैमेट में कुछ नहीं आया, फिर दो जो है उसमें नॉर्मल आया। तो यहाँ पे देखिए एक में जो है एक भी गैमेट नहीं है, एक में जो है वो डबल, एक में जो है कोई भी क्रोमोसोम नहीं आया, दूसरे में क्या है डबल आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन वाइएबल हो गए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन वाइएबल हो गए, क्योंकि भाई ये अबनॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, और ये क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नाउ थर्ड केस क्या है कि नॉन डिसजंक्शन हुआ है ना, नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या हुआ, दोनों के दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही में आ गए, तो एक ही में आ गए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, और इसके पास तो आया ही नहीं, इस डॉटर सेल के पास एक भी क्रोमोसोम नहीं आया, तो ये आगे मियोसिस सेकेंड के बाद क्या होंगे, इसके पास क्रोमोसोम कम हो जाएंगे, n-1 हो जाएगा। ओरिजिनल n होना चाहिए था, ओरिजिनल कितना था, n होना चाहिए था, लेकिन अब कितना हो गया, n-1 हो गया। क्लियर है, ओरिजिनल पेयर जो था वो n होना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल में यहाँ पे देखिए n होना चाहिए था, यहाँ पे n है तो यहाँ भी n होना चाहिए था, n-1 हो गया, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसलिए n+n हो गया, तो यहाँ पे कोई भी वाइएबल नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया। नॉन डिसजंक्शन का केस कि क्रोमोसोम का सेपरेशन सही से ना होने की वजह से क्या होता है, नॉन वाइएबल प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये तो और भी कई सारे केसेस हैं नॉन डिसजंक्शन के, कॉजेज इन द क्रोमोसोम नंबर सच एज द ट्राइसोमी 21। ओके, अब ट्राइसोमी 21 जो होता है वो डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं, ट्राइसोमी 21 जो है वो डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं, और मोनोसोमी एक्स जो है वो टर्नर सिंड्रोम को बोलते हैं। ओके, तो अगर मोनोसोमी एक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी हो रही है तो वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम है, अगर 21 पेयर में हो रहा है तो क्या है, डाउन सिंड्रोम है। ओके, और आगे के लेक्चर्स में हम ये भी बात करेंगे कि ट्राइसोमी क्या होता है और मोनोसोमी क्या होता है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे। ओके, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये दो मेन सिंड्रोम है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, कॉलम फर्स्ट में अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप के ड्रग दिए गए, मॉर्फिन, निकोटीन, एट्रोपिन एंड विनब्लास्टिन, और कॉलम सेकेंड में क्या है, उसके सोर्सेस है, उसके सोर्सेस मतलब कि कौन से प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और कॉलम थर्ड में इसकी यूटिलिटी, इसका सिग्निफिकेंट दिया है। ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हो चुका है, 2019 या 20 में एक बार इसे रिपीट किया गया था, इससे पहले 2013 का पेपर चल रहा है, और भी रिपीटेडली ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, तो ये पोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, विनब्लास्टिन से शुरू करते हैं। विनब्लास्टिन जो होता है वो एंटी कैंसरस होता है। विनब्लास्टिन क्या है, एंटी कैंसरस होता है। ओके, कैंसर के लिए, कैंसर को प्रिवेंशन के लिए होता है। और चलिए देखते हैं कहाँ पे है, एंटी कैंसरस होता है, फिर जाके एंटी नियोप्लास्टिक, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, एंटी बैक्टीरियल, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी कॉलिनोजेनिक या एंटी फंगल। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया, एस में फर्स्ट आएगा नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक मीन्स क्या होता है, कैंसरस सेल्स। ओके, जो अर्ली स्टेज में जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक। ओके, तो एस का फर्स्ट आएगा, ठीक, एस का जो है वो फर्स्ट आएगा। तो एस का फर्स्ट कहाँ पे है, एस का फर्स्ट अगर आप देखें तो केवल एक जगह मैच कर रहा है, सी में मैच कर रहा है। तो अगर आपको सिर्फ एक बात भी पता थी तो आप इस एक ऑप्शन से पूरा का पूरा आप आंसर डेराइव कर सकते थे। नाउ और भी चेक करते हैं, एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है। ओके, एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है, या तो फिर ये हायोसाइमस नाइजर से मिलता है। ओके, या तो फिर ये हायोसाइमस नाइजर से मिलता है। क्लियर, तो ये ऐसे भी हो जाएगा। मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन, ओके, मॉर्फिन
पेपावर सोमनीफेरम, अफीम, पेपावर सोमनीफेरम से हमें अफीम मिलता है और मॉर्फिन मिलता है। ओके, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पेपावर सोमनीफेरम पोपाई फैमिली का है और इससे हमें क्या मिलता है, अफीम मिलता है और मॉर्फिन मिलता है। निकोटीन निकोशियाना एकदम ईजी है, निकोटीन निकोशियाना आराम से लग जाएगा। ओके, क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे कुछ कॉलम थर्ड में कुछ वर्ड दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी पैरालिसिस समझ में आ रहा होगा, एंटीबैक्टीरियल समझ में आ रहा होगा। एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक और एंटी कोलिनर्जिक। तो एनाल्जेसिक को हम पेन किलर भी बोलते हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन को हम पेन किलर भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एनाल्जेसिक मेडिसिन जो होते हैं उसको हम पेन किलर की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, नाउ कोलिनजेनिक क्या होती है, कोलिनर्जिक ड्रग, ऐसे ड्रग्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन की तरह बिहेव कर सके। मतलब कि एसिटिल कोलाइन क्या होता है, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है और वो नर्वस सिस्टम को अलग मतलब कि न्यूरॉन्स में अलग, नर्वस सिस्टम में अलग अलग रिस्पॉन्स देता है। ओके, फॉर एग्जांपल या तो वो किसी एक्टिविटी को इन्हांस कर सकता है या तो इनहिबिट कर सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल मसल्स का हो सकता है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड वेसल का डायलेशन हो गया। ओके, ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना, स्मूथ मसल्स का घटना बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं किसके थ्रू रेगुलेट होती है, एसिटिल कोलिन के थ्रू होती हैं। ओके, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए। और एसिटिल कोलाइन अलग अलग रिसेप्टर पे भी बाइंड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अलग अलग लोकेशन में अलग अलग रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और रिसेप्टर के बेसिस पे ही इसके फंक्शन जो होते हैं इनहिबिटरी हो सकते हैं या तो फिर स्टिमुलेटरी हो सकते हैं। खैर, सिग्नलिंग में हम इसको भी डील करेंगे। नाउ हमारा पॉइंट ये था कि कोलिनर्जिक ड्रग किसे बोलते हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि एसिटिल कोलाइन की तरह मिमिक कर सके। ओके, तो इसी के साथ ये टेबल है एक, अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो मेडिसिन डेराइव फ्रॉम द प्लांट्स, कुछ प्लांट्स दिए गए हैं। ओके, कुछ प्लांट सोर्सेज दिए गए हैं कहाँ से मिलता है, और कुछ टॉक्सिन्स दिए गए हैं, कुछ उसके प्रोडक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे उसकी यूटिलिटी दी गई है। फॉर एग्जांपल अभी हमने मॉर्फिन देखा था, मॉर्फिन जो होता है, ओके, मॉर्फिन भी होता है, पेन रिलीवर होता है। ओके, पेन रिलीवर होता है, ठीक। क्यूनिन जो होता है मलेरिया में काम आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है गेट में और नेट में कि क्यूनिन जो होता है वो क्या करता है। ओके, प्रिवेंशन करता है मलेरिया का, ठीक। टैक्सोल भी एंटी कैंसरस है, लेकिन ये ओवेरियन कैंसर को ठीक करता है। किसको, ओवेरियन, ओवरी में। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी होती है, तो ओवेरियन कैंसर को ये ठीक करता है। ओके, क्लियर। विनब्लास्टिन और विनसिस्टिन ये भी एंटी कैंसरस है, जो कि क्या करता है, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर के लिए यूज होता है। तो विनब्लास्टिन जो है वो ल्यूकेमिया के लिए है, टैक्सोल जो है ओवेरियन कैंसर के लिए, क्यूनोन जो है मलेरिया के लिए, मॉर्फिन पेन किलर है, मेंथोल जो होता है वो क्या है, कफ के मेडिसिन में यूज करता है, कफ के मेडिसिन में यूज होता है। क्लियर, मेंथोल क्लियर हुआ। डिजिटैलिन ये हार्ट मेडिकेशन में काम आता है। ओके, डिजिटैलिन, डिजिटॉक्सिन ये सभी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। ओके, जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या होते हैं। और एट्रोपिन जो होता है वो आपका प्यूपिल डायलेटर इन आई, मतलब कि आई डायलेशन में काम आता है। क्लियर, तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे स्टेटमेंट, और अगर आप क्वेश्चन के टाइप को देखेंगे तो ये कहाँ का है, CO2, RUBP, कार्बोक्सिलेज, मतलब ये C3 साइकिल की बात कर रहा है। ओके, C3 साइकिल और C4 साइकिल की बात कर रहा है। क्लियर, C3 साइकिल और C4 साइकिल की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, सही आंसर क्या हो सकता है। ओके, बोल रहा है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल द प्लांट्स फिक्स CO2 बाय द एक्शन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड द रिएक्शन अकर्स इन द बंडल शीथ ऑफ C4 प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें, ओके चलिए आप सोचते रहिए, अच्छा रुकिए 2 मिनट, सोचते रहिए क्या सही है क्या गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं।
all the plant fix CO2 by the action of ribulose bisphosphate carboxylase, the reactions occurs in the mesophyll cells of C4 plants. तो ये दोनों के दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है और इन दोनों में से एक तो सही एक गलत है। क्लियर? तो अगर आप C4 प्लांट के बारे में जानते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे कार्बन फिक्सेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? हाँ, वो कहाँ पे होता है? बंडल सीथ सेल्स में होते हैं। ओके, बंडल सीथ सेल्स में होते हैं। मेसोफिल सेल्स में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। क्लियर? बंडल सीथ सेल्स में जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो P और Q, P तो है वो करेक्ट है, तो मतलब ये हमें चाहिए नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नाउ बच्चे कौन से? QNR, QNS, हमें ये चेक करना है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट प्लस CO2 बोला जा रहा है कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट प्लस CO2 जब मिलता है तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है और PI मतलब एक ATP का यूटिलाइजेशन होता है विच इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, अकर्स इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम एब्सोल्यूट है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो CO2 को ऐड किया जा रहा है और CO2 को ऐड करने के लिए कार्बोक्सिलेज एंजाइम ही यूज होगा। ठीक, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज ही यूज होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात कर रहा है। तो आपको भी पता है कि डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो नहीं रही है यहाँ पे। तो जब डीहाइड्रोजिनेशन हो नहीं रही है तो डीहाइड्रोजिनेशन हम इसे क्यों यूज करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलेज ही सही होगा। तो ये दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो P और R हमें चाहिए नहीं, तो हमें P भी नहीं चाहिए, हमें R भी नहीं चाहिए। ओके, तो बच क्या गया? C इज द करेक्ट स्टेटमेंट। C इज द, इस क्वेश्चन का C सही आंसर। ओके, नाउ पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज के बारे में जानते हैं। पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज के बारे में एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे नोट किया गया है। इन द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक फाइन ट्यूनिंग बिटवीन द ग्लूकोज एंड द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ओके, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कहाँ काम करता है? ग्लूकोज और फैटी एसिड के मतलब कि ग्लूकोज और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ग्लूकोज की बॉडी में ब्लड में जरूरत पड़ेगी। ओके, और उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो मतलब ये ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा है तो उसे स्टोर कराने का काम, और अगर ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में कम है तो वापस से फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करके वापस से ग्लूकोज बनाने का काम जो है पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज करता है। और हेंस PSG कन्वर्ट द पाइरूवेट टू एसिटिल कोएंजाइम है। ओके, पाइरूवेट क्या करता है? पाइरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम में। अगर आपको लिंक रिएक्शन याद होगी तो लिंक रिएक्शन में पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का मेन रोल आता है, और वहाँ पे हमने बताया था कि पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज जो होता है 3 कॉम्प्लेक्स से बना होता है, E1, E2, E3। ओके, सबसे पहले क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर एसिटिल ग्रुप का एडिशन होता है, एंड देन फाइनली डीहाइड्रोजिनेशन होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब C4 साइकिल के बारे में वही जो पीछे दिया गया था, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट हो क्या रहा है, एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर से CO2 एंटर होता है, फिर बाइकार्बोनिक एसिड बनता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ। ये C4 एसिड बनाता है और बाद में क्या होता है? ये यहाँ पे वैक्यूल बंडल सीथ में, सॉरी वैक्यूल तो वहाँ पे होता है, कैम्प प्लांट में होता है ना। कैम्प प्लांट में क्या होता है? वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, होगा क्या? CO2 जब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है। इसलिए यहाँ पे इसे C4 साइकिल बोलते हैं, C4 एसिड बोलते हैं। यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम बंडल सीथ में स्टोर कर लेते हैं और बंडल सीथ में ट्रांसफर कर देते हैं। और बंडल सीथ में जब इसे ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले फिक्स हुआ था वापस से वो निकल गया और फिर जाके कैल्विन साइकिल यहाँ पे परफॉर्म करता है, और यहाँ पे जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है वापस से क्या हो जाएगा? मेसोफिल सेल्स में आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती है C4 साइकिल की। नाउ C4 प्लांट्स में
जब फोटोसिंथेसिस की बात आती है तो एक बहुत ही अच्छा फिनोमिनन है जिसको हम बोलते हैं क्रैश एनाटॉमी। ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो उन्हें सर्वाइवल के लिए तो वहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन एक कॉमन फिनोमिनन है। तो इस फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो अपने आप के सर्वाइवल को मेंटेन कर पा रहे हैं तो वो क्रेंज एनाटॉमी दिखाते हैं। तो क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है बेसिकली कि हाई टेम्परेचर और O2 कंसंट्रेशन से बचने के लिए, O2 कंसंट्रेशन को कम करने के लिए ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स अपना जो फोटोसिंथेसिस की जो प्लेस है वो मेसोफिल सेल्स में ना परफॉर्म करके बंडल सीड सेल्स में परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल है। इस वास्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल सीड सेल्स प्रेजेंट है और इस बंडल सीड के चारों ओर इसको कवर अप किया जाता है मेसोफिल सेल्स से, मेसोफिल सेल्स के एक सर्कुलर रिंग के थ्रू। तो इस सर्कुलर रिंग की तरह मतलब मेसोफिल सेल्स का, जब मेसोफिल सेल्स बंडल सीड सेल्स को कम्प्लीटली रिंग लाइक मैनर में घेर लेती हैं और उसको प्रोटेक्शन देती हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द C4 प्लांट्स। C4 प्लांट का फीचर है जहाँ पे क्या होता है, मेसोफिल सेल्स, कौन, मेसोफिल सेल्स, ये देखिए मेसोफिल सेल्स है, ये सारी मेसोफिल सेल्स हैं और ये हैं बंडल सीड सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स जो हो जा रही हैं क्लस्टर कर ले रही हैं बंडल सीड सेल्स की तरफ, जिससे उनका प्रोटेक्शन हो सके और वहाँ पे क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस हो सके। एक्चुअली होता क्या है कि जो C4 प्लांट्स है बहुत ही हाई टेम्परेचर में रहते हैं, ओके, हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो उन्हें क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन की कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है उनमें, ओके। तो इस फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए ये एक तरीके का एडाप्टेशन है। और बाकी आगे की डिटेल हम कभी जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और ये सब तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिंथेटिक एनालॉग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमें सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में बात करना है, ओके। तो दो नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D और काइनेटिन। 2,4-D एंड काइनेटिन जो होता है वो सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं, ठीक। बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि 2,4-D और काइनेटिन जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ठीक। और भी कई सारे सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं जैसे कि NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, ओके। IAA का मतलब क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ओके। 2-methoxy-3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, इसको डिकम्बा भी बोलते हैं, डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, ओके। और ठीक इसी तरह से ऐसे ही ये दो और, मतलब कि ये पिक्लोराम है, 4-amino 3,5,6 ट्राइक्लोरो पिकोलिनिक एसिड को हम पिक्लोराम भी बोलते हैं, ओके। तो ये सारे कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन है। तो नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से है, नेचुरल ऑक्सीजन IA, IBA, IPA, IBA, IPA और PA, फेनिल एसिटिक एसिड, ये सारे नेचुरल ऑक्सीजन है। और 2,4-D 2,4,5-T और Na, ये तीन जो है ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है, क्लियर। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश फीचर समझ में आ रहा है कि ऐसे ऑक्सीजन जिसमें इंडोल आ रही है, इंडोल रिंग आ रही है जिसमें, ओके, इंडोल रिंग आ रही है, वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल है, सिर्फ इसको हटा दिया जाएगा। और लास्ट में, ओके, एक ये जो लास्ट में फेनिल एसिटिक एसिड, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो जिसमें इंडोल रिंग है वो नेचुरल ऑक्सीजन है। बाकी आपको डायरेक्ट भी ये याद होना चाहिए, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, ओके, 2,4-T और नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ओके। तो क्या है, इन मोनोकॉट स्टेम विथ क्लोज वास्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस विदाउट एनी कैम्बियम, ओके। तो सबसे पहली बात कि सेकेंडरी ग्रोथ तभी होती है जब कैम्बियम प्रेजेंट हो,
बिना कैम्बियम के सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बोला कि बिना कैम्बियम के सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती। क्लियर? क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स, ठीक है, ओपन वास्कुलर बंडल और क्लोज वास्कुलर बंडल क्या होता है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, मोनोकॉट में जो होते हैं वो क्लोज वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात। क्लोज वास्कुलर बंडल पाए जाने का मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का ना पाया जाना। कैम्बियम जब जाइलम फ्लोएम के बीच में नहीं पाई जाती तो उसे हम क्लोज बोलते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, इन डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस जो होती है कोलेनकाइमेटस होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, नाउ mobilization of the store reserve take place during post germination of embryo। ओके, क्या बोला जा रहा है कि mobilization of the store reserve फूड का जो mobilization है वो एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के बाद होता है। तो एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के बाद नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट ही होगा, पोस्ट जर्मिनेशन नहीं होता। ओके, बिफोर जर्मिनेशन होता है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन होता है। तो ये जो है आर वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। तो इस तरह से आपको आपका आंसर मिला PNR चेक कीजिए, PNR इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ ऑस्बॉर्न्स क्लासिफिकेशन ऑफ सीड स्टोरेज प्रोटीन इज बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी इन एनहेक्सेंस। ओके, तो ऑस्बॉर्न क्लासिफाई the storage proteins into the group of the basis of their extraction and solubility in the water, dilute saline, alcohol। ओके, तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ये सही बात है कि अलग अलग सॉल्युबिलिटी के ऊपर इसने ऑस्बॉर्न ने क्या किया था, प्रोटीन को, सीड में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, स्टोरेज प्रोटीन पाए जाते हैं, उसको अलग किया था। क्लियर? द हाइपोडर्मिस इज जनरली कोलेनकाइमेटस इन डाइकोट्स। ये देखिए स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन है। ओके, एंड स्क्लेरेनकाइमेटस इन मोनोकॉट। तो एक बात हमें और पता चली कि मोनोकॉट में जो होता है वो हाइपोडर्मिस जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। ठीक, नाउ ये कुछ फीचर थे मोनोकॉट के जिससे आप देख सकते हैं कि जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, पेरिफेरल भी हो सकते हैं। ठीक ना, रिस्ट्रिक्टेड टू पेरिफेरल। बेसिकली दे अपीयर टू एम्बेडेड इन द ग्राउंड टिश्यू में ये एम्बेडेड होते हैं। वास्कुलर बंडल जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सीज से ढका हुआ होता है। नो बंडल कैप नहीं पाई जाती। वास्कुलर बंडल जो होता है कंजॉइंट, कोलेट्रल, लैप्टोसेंट्रिक एंड क्लोज्ड होती है, दैट इज कैम्बियम इज लैकिंग। ओके, कैम्बियम नहीं पाया जाता। क्लोज का मतलब होता है कैम्बियम नहीं पाया जाता। कंजॉइंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आगे बताता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे पेन शायद चल नहीं रहा है। द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल वाई। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो होते हैं वो वाई के शेप में अरेंज रहते हैं। फ्लोएम इज सिचुएटेड इन बिटवीन एंड अबव द मेटाजाइलम। फ्लोएम जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, बिटवीन एंड अबव द मेटाजाइलम। यूजुअली प्रोटोजाइलम लैक्यूना इज फॉर्म। प्रोटोजाइलम क्या होता है, लैक्यूना फॉर्म होता है। सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू नहीं पाए जा रहे हैं, सेकेंडरी वास्कुलर बंडल नहीं पाए जा रहे, इसलिए कैम्बियम एब्सेंट है ना, कैम्बियम एब्सेंट है। ठीक, नॉट फॉर्म इन देम एज कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम नहीं है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जा रही। ठीक, नाउ एक एक का मतलब समझते हैं। कंजॉइंट क्या है, कोलेट्रल क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, और उसी के साथ साथ कुछ और नए टर्म्स भी सीखेंगे, है ना। तो कंजॉइंट का मतलब देखिए, फ्लोएम एंड जाइलम वास्कुलर बंडल है ये। ओके, ये बेसिकली वास्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर है, बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है। तो जब कैम्बियम पाया जाएगा तो उसको बोलते हैं कंजॉइंट। ठीक, कोलेट्रल का मतलब क्या है, ये दोनों एक ही रेडियस में पाए तो जा रहे हैं। देखिए फ्लोएम और जाइलम दोनों एक ही रेडियस में पाए जा रहे हैं, लेकिन फ्लोएम पेरीफेरी साइड में है, जाइलम इंटीरियर साइड में है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोलेट्रल। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे कैम्बियम पाया जा रहा है इसलिए ओपन, अगर कैम्बियम नहीं पाया जाता तो यहाँ पे बोलते हैं क्लोज्ड। देखिए कंजॉइंट जस्टिफिकेशन हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में है। कोलेट्रल का मतलब क्या है,
फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर। क्लोज का मतलब क्या, कैम्बियम का ना पाया जाना। ठीक, अब बाइकोलेटरल जो है पिछली बार 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं। कुकुरबिटेसी का फीचर है ये, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी का फीचर है, आपको याद होना चाहिए, रट लीजिएगा कि बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल जो है सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी में पाए जाते हैं। सोलेनेसी जो होती है पोटैटो की फैमिली होती है, और इसमें क्या होता है कि फ्लोएम देखिए, एक फ्लोएम इधर है, एक फ्लोएम इधर है, और बीच में जाइलम है। तो जाइलम विच इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, ठीक, जाइलम विच इज सराउंडेड बाय फ्लोएम फ्रॉम द बोथ साइड, तो ऐसे को बोलते हैं बाइकोलेटरल। क्लियर है। और चूंकि कैम्बियम पाया जा रहा है इसलिए क्या है, ये ओपन है। नाउ रेडियल वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, रेडियल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट अरेंजमेंट में होगा। ये देखिए, ये जाइलम है, इसके बगल में फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरह से रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है। नाउ हेड्रोसेंट्रिक क्या होता है, हेड्रोसेंट्रिक क्या है, बीच में जाइलम, उसको सराउंडेड किया हुआ एक बहुत बड़ा फ्लोएम, मतलब सेंट्रल पोर्शन क्या होगा, जाइलम होगा, और जो बाहर वाला पोर्शन होगा वो फ्लोएम होगा। ओके। लेप्टोसेंट्रिक क्या होता है, लेप्टोसेंट्रिक में क्या होता है, अंदर जाइलम होगा, बाहर अंदर फ्लोएम होगा, बाहर जाइलम होगा। ठीक, क्लियर है। नाउ अगर इस टर्म की ओरिजिन की बात करें, हेड्रोसेंट्रिक एंड लेप्टोसेंट्रिक, तो लेप्टोइड एंड हाइड्रोइड दो हमारे पास टिश्यूज पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में। ओके, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट हैं, अर्ली डेवलपमेंट में हुए थे। तो इनमें दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक होता है लेप्टोइड, ओके, क्या होता है, एक होता है लेप्टोइड और दूसरा होता है हाइड्रोइड। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लेप्टो और हेड्रो, लेप्टोइड और हेड्रोइड। ठीक, तो हेड्रोइड जो होता है वहाँ पे वाटर कंडक्शन करता है। तो देखिए यहाँ पे भी जाइलम जो है अंदर की ओर है, इसलिए इसके बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया हेड्रोइड। लेप्टोइड मतलब कि फूड का कंडक्शन करता है, फ्लोएम की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे फ्लोएम अंदर है, तो इसलिए बोल दिए इसको लेप्टोसेंट्रिक। ठीक, तो मतलब जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पे इसको नाम दिया जा रहा है। हेड्रोसेंट्रिक मतलब जाइलम अंदर है और लेप्टोसेंट्रिक मतलब फ्लोएम अंदर है। क्लियर। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन आपको मिल गया होगा। और यहाँ पे उसी क्वेश्चन के थोड़े और डिटेल एनालिसिस हम कर रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वास्कुलर बंडल्स, ये पर्टिकुलर वास्कुलर बंडल्स हैं, किस तरह से अरेंज है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से वास्कुलर बंडल्स यहाँ पे अरेंज है। क्योंकि हम यहाँ पे मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, तो मोनोकॉट में देखिए वास्कुलर बंडल्स क्या है, पूरे के पूरे स्कैटर्ड है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए डाइकॉट में क्या है, पेरीफेरी पे अरेंज है। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑटोगेमी एंड एलोगेमी क्या होता है। ऑटोगेमी और एलोगेमी क्या होता है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ऑटोगेमी एंड एलोगेमी के ऊपर। सो ऑटोगेमी क्या है, ऑटोगेमी क्या है एंड एलोगेमी क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये देखिए, अगर आप, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे फर्स्ट जिसे हम दिखा रहे हैं पोलन, ये पोलन है, ये एंथर है बेसिकली। ये जो पार्ट है ये एंथर है। जो बॉटनी बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा, और जो बॉटनी बैकग्राउंड से नहीं है तो वो जान सकते हैं। किसी भी फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो कैलिक्स जो होता है ये सबसे बाहर वाला जो वॉल होता है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, कैलिक्स ग्रीन। ओके, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। ये सॉरी, कैलिक्स इज अ ग्रीन पोर्शन। ओके, कोरोला जो होता है वो जो पेटल्स होते हैं उसको हम कोरोला बोलते हैं। जो रंग बिरंगे जो फ्लावर की हमें पंखुड़ियाँ दिखती हैं उसको हम पेटल्स बोलते हैं। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम जिस तरह से ह्यूमंस में स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, उसी तरह से यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, एंड्रोशियम होता है। और ये एंथर प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह से मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उसी तरह से ये एंथर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और इसी एंथर से पॉलन ग्रेन सिक्रेट होते हैं। नाउ ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, एंड्रोशियम, और ये गाइनोशियम है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का। नाउ ये बेसिक स्ट्रक्चर फ्लावर का समझने के बाद ये देखिए, जब पॉलन ग्रेन यानी कि स्पर्म, पॉलन ग्रेन इज इक्वल टू स्पर्म, तो जब स्पर्म खुद के ही स्टिग्मा पे, खुद के ही फीमेल पार्ट पे आके उसको फर्टिलाइज करे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। उसने किसी और फ्लावर को नहीं चूज किया, स्पर्म भी इसी का है, ओवरी भी इसी की है ना। बेसिकली स्पर्म और ओवरी का जो केस है वो एनिमल्स में होता है, बट वी कैन कोरिलेट दिस थिंग्स विथ प्लांट्स, कि यहाँ पे क्या पॉलन ग्रेन है, उसके फीमेल फ्लावर पे गिर रहा है, फीमेल पार्ट पे गिर रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसके बाद नए फ्लावर का प्रोडक्शन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोगेमी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। जस्ट इसी का अपोजिट होगा एलोगेमी। ओके, जस्ट इसी का अपोजिट होगा एलोगेमी। एलोगेमी में क्या है? ये एक फ्लावर है, कोई एक फ्लावर है। ओके, ये अपने जो गैमिट्स हैं या तो फिर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल रहे हैं, तो यहाँ से इसका जर्मिनेशन होगा। तो इस तरह से जब सेम फ्लावर में हो तो फिर जाके वो ऑटोगेमी, और जब अलग अलग में हो तो एलोगेमी हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस फ्लावर से इस फ्लावर में ये गैमेट्स को पहुँचने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि पहले वाले केस में क्या था? अगर आप पहला वाला केस देखें तो यहाँ पे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी बातें समझ में आ गई ऑटोगेमी और एलोगेमी में क्या फ़र्क है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लांट स्पीसीज यूजुअली डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंट। ये ऑटोगेमी का केस है। बिल्कुल हमने देखा कि यहाँ पे ऑटोगेमी में किसी को एक्सटर्नल मटेरियल की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है। ओके, तो ये पी के लिए लागू होता है, ये पी के लिए है। तो पी का पहला होगा, पी का पहला दो जगह है, एक ए में है एक सी में है। ये ऑप्शन जो दो ऑप्शन थे ये बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या है? प्लांट स्पीसीज यूजुअली डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंट। ये साफ बात है, ये क्यू के लिए बोला जा रहा है। अभी हमने देखा था कि वहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांजिट करने के लिए या तो एयर चाहिए या तो कोई बायोलॉजिकल एजेंट लाइक बटरफ्लाई चाहिए या तो कोई और एजेंट चाहिए। तो ये क्यू के लिए है। तो क्यू में दूसरा आना चाहिए। क्यू में दूसरा कहाँ पे? दोनों में है। ओके, चलिए, तो हम अभी भी आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे, आगे देखते हैं। थर्ड, प्लांट स्पीसीज नॉर्मली प्रोड्यूसेस द प्रोजेनी दैट आर हेल्थियर एंड द बेटर एडेप्टेड इन द नेचर। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्यू के लिए है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्यू के लिए है। तो जब थर्ड स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं क्यू के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर कहाँ पे जाएगा? आंसर ये वाला चला जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट, ये जो है सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हेल्थियर एंड बेटर हो रही है। जब एलोगेमी की जब फिनोमिनन होती है तब जाके जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं। और जब ऑटोगेमी की होती है तो प्रोजेनी जो होते हैं वीकर होते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जब चूँकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्लावर के गैमेट्स का दूसरे फ्लावर पे, तो जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब ट्रांजिशन होगा तो साफ बात है कि कुछ कैरेक्टर उधर से भी आएंगे, कुछ कैरेक्टर इधर से भी आएंगे, जस्ट लाइक क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा? उस केस में नए नए जीन्स आएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑफस्प्रिंग जो होगा वो हेल्दियर होगा। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? जीन का एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है ना, वही सारी चीज़ें फिर से एक ही जीन रिपीट हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा? जो आपका जो प्रोजेनी बनेगा वो लेस वाइएबल होगा। वाइएबल तो होगा लेकिन लेस रेजिस्टेंस होगा। ओके, ऐसा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पूछा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, है ना। किस तरह से आयन ट्रांसपोर्टेशन होता है, चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोटोन पंप एंड द H+ pyrophosphatase appears to work in an antiparallel with the vacuolar ATPase to create a proton gradient across the tonoplast। क्या बोला क्वेश्चन? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, समझ में आया? स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर ये एक वैक्यूल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो टोनोप्लास्ट होती है,
इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर मैं इसे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मानूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और इस टोनोप्लास्ट में बोला जा रहा है कि अगर आपको हाइड्रोजन की एंट्री करानी है, अगर आपको हाइड्रोजन की एंट्री करानी है तो आपको एटीपी का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो एटीपी से क्या बनेगा, पीआई, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक, ऐसा ये बोल रहा है तो साफ बोला ऐसा जा रहा है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपोजिट साइड में जाएंगे और H प्लस ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड में जाएंगे। क्लियर, H प्लस अंदर की ओर जाएगा, वैक्यूल्स में जाएंगे, जबकि जो आपका 2 पायरोफॉस्फेट है वो कहाँ जाएगा, वो बाहर की ओर जाएगा। क्लियर। नाउ इस स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करते हैं कितने हद तक ये स्टेटमेंट सही है। हालांकि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। ये एक वैक्यूल की सेल है, ये एक वैक्यूल की सेल है जहाँ से H प्लस का मूवमेंट बाहर की ओर दिखाया जा रहा है। ये एक सेल है, देखें ये एक सेल है, कंप्लीट सेल है, इसके अंदर ये वैक्यूल है। वैक्यूल में देखिए पीएच जो है, आपको पता है वैक्यूल का पीएच जो होता है बहुत ही लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H प्लस का एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, H प्लस का एक्यूमुलेशन ज़्यादा है। ठीक ना, तो ये H प्लस का जो एक्यूमुलेशन है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, डेफिनेटली एनर्जी डिपेंडेंट मैनर में ही होगा। एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, एडीपी से पीआई बन रहे हैं, और एडीपी से पीआई जब बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो एडीपी प्लस पीआई। क्लियर, 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गए, 2 पायरोफॉस्फेट बाहर की ओर साइटोसोल में एक्यूमुलेट हो गए, और यहाँ पे अंदर की ओर क्या होगा, वैक्यूल में एक हाइड्रोजन प्लस आ गया। तो ये स्टेटमेंट सही था, इस चीज़ की वेरिफिकेशन हो गई। नाउ यहाँ पे जो पंप पाए जाते हैं, यहाँ पे जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाए जा रहे हैं, इसको हम वी टाइप एटीपेज बोलते हैं, वी टाइप एटीपेज बोलते हैं। ठीक, वैक्यूल्स में पाए जा रहे हैं इसलिए वी टाइप एटीपेज। जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर से डील करेंगे। एक होता है पी टाइप के ट्रांसपोर्टर्स, पी टाइप, दूसरा होता है वी टाइप। ओके, पी टाइप हो गया, वी टाइप हो गया, देन एक होता है हमारे पास एक और ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। ठीक, एक होता है F0 F1 ट्रांसपोर्टर्स। तो हालांकि उन सभी के बारे में हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन हो गया। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट की, ओके पहले तो ये एलिमिनेट कर लेते हैं। पी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पी करेक्ट है तो हमारा एक ही ऑप्शन है पीएनएस, पीएनएस है ना। तो चलिए अब एस को वेरीफाई कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि नस्ट इक्वेशन जो होता है, द लिमिटेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन फॉर द रिलेटिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन at the equilibrium is that it cannot distinguish between the active and the passive transport। मतलब ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आयन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस टाइम पे नस्ट इक्वेशन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का, डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है कम्प्लीटली गलत है, ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। पी हमारा सही स्टेटमेंट है। जस्ट अ मिनट, पी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द प्रोटॉन पंप एंड द H प्लस पायरोफॉस्फेटेज। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक चीज देखिए, पायरोफॉस्फेटेज की बात कर रहा है। पायरोफॉस्फेटेज का मतलब क्या होता है, अगर ये पायरोफॉस्फेट होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। अगर ये पायरोफॉस्फेट होता, बिकॉज होता क्या है कि जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि ये पायरोफॉस्फेटेज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे पायरोफॉस्फेटेज नहीं होता, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया फिर, है ना, ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा। देन ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, एस स्टेटमेंट जो है वो गलत है, एस स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या आ जाएगा,
सही आंसर क्या आ जाएगा, QNR आ जाएगा, QNR। ओके ओके, चलिए तो ऐसे स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन कर लेते हैं, किस तरह से सही है किस तरह से गलत है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए। नस्ट इक्वेशन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। स्टेटमेंट में दिया गया था कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में, जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट बताया जा रहा है जस्टिफिकेशन के थ्रू क्या पता चला कि हाँ हम एक्टिव और पैसिव के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो कैसे? इफ एट इक्विलिब्रियम द मेजर्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल इक्वल्स द कैलकुलेटेड नस्ट पोटेंशियल देन द ट्रांसपोर्ट इज पैसिव। क्या बोला जा रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपने मेजर किया है वो नस्ट इक्वेशन से जो हम वो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल होता है, ठीक है, तब मतलब ट्रांसपोर्ट जो है पैसिव हो रहा है। क्लियर? क्या बोला जा रहा है फिर से समझिए। इफ द इक्विलिब्रियम में अगर मेजर्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इक्वल टू द कैलकुलेटेड नस्ट पोटेंशियल, आप एक्सपेरिमेंटल कोई हाइपोथेसिस आप जब देते हैं तब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सपोज एक ये सेल है, इसके आपने देखा कि इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ रहा है, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ रहा है वो कुछ है, x है, ठीक, वो x है। नाउ ये आपने एक्सपेरिमेंट से मेजर किया और आपने नस्ट इक्वेशन से फिर कैलकुलेट किया, तो तब भी आपने क्या देखा कि x ही आ रहा है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इक्वल आ रहा है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट कैसा है, पैसिव है। और जब आपने जो एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाली और जब आपने कैलकुलेट किया तो दोनों में क्या हो रहा है, इफ द प्रिडिक्टेड आयन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द नस्ट इक्वेशन इक्वल द ऑब्जर्व आयन डिस्ट्रीब्यूशन द ट्रांसपोर्ट इज पैसिव, ये तो हमने हो चुका है, ठीक। हाउएवर इफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफर्स फ्रॉम द प्रिडिक्टेड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना, आपने जो एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला और जो आपने नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करके निकाला, अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो साफ बात है कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक, तब जाके वो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस तरह से हम नस्ट इक्वेशन के थ्रू एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंजाइम काइनेटिक्स से एप्को एंजाइम, को एंजाइम, होलो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बता दूं, एंजाइम में एक होता है एपो एंजाइम प्लस एक होता है को एंजाइम, दोनों को मिला के बनता है होलो एंजाइम, ठीक। एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम। क्लियर? एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम, इतनी बातें क्लियर हो गई। एपो जो होता है, एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, एपो जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, को एंजाइम जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ठीक। को एंजाइम जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। दो बातें क्लियर हो गई। तो एपो, ठीक है, क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई। तो अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये भी एक तरीके के क्या है, को फैक्टर्स है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, को फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, एक तरीके के को फैक्टर्स है, ठीक। ये बातें समझ में आई। तो चलिए देखते हैं को एंजाइम के बारे में हमने क्या देखा, नॉन प्रोटीन पार्ट। ओके, पी का चलिए देखते हैं। पी का जो होगा वो को फैक्टर्स पे जाएगा, पी का होगा फोर्थ, पी का होगा फोर्थ। इस क्वेश्चन को अभी हम फिर से और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को अभी हम फिर से और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। पी का जो होगा वो फोर्थ होगा, पी का फोर्थ होगा। सबसे पहले मैं इसको आंसर बता देता हूँ फिर जाके। ओके, क्यू का जो होगा वो आपका फिफ्थ होगा, क्यू का फिफ्थ होगा। तो ऐसी चीज़ें देखिए कहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन ए में ऐसा दिख रहा है क्या, क्यू का फोर्थ और इसका फिफ्थ। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है आर का दूसरा, नॉन प्रोटीन पार्ट। ओके, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट। ओके, तो क्लियर हो गया। अब स्टेटमेंट को मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला था, एपो एंजाइम
प्लस कोएंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम, यही कहा गया था। एपो जो होता है वो प्रोटीनेसिस पार्ट होता है, तो एपो एंजाइम प्रोटीनेसिस पार्ट हो गया। ओके, एपो एंजाइम प्रोटीनेसिस पार्ट हो गया जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिफाइन करता है। तो साफ बात है कि एस का जो होगा तीसरा होगा, एस का तीसरा केवल एक जगह में। बाय डिफॉल्ट ये हमारा आंसर सही है, लेकिन अभी हमें और पता होना चाहिए। नाउ होलो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम मिलकर होलो एंजाइम बनाते हैं। तो होलो एंजाइम में एपो एंजाइम प्लस, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो आपको मैं बता दूं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, ठीक है, वो कोएंजाइम जो होता है, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों इक्वल ही हैं। ओके, अभी आप इक्वल समझ सकते हैं, बाकी किस तरह से मेजर डिफरेंसेस है उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देख लो, प्रोस्थेटिक ग्रुप। हमने कहा था प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। क्लियर है? नाउ कोएंजाइम, को फैक्टर इन द एंजाइमेटिक रिएक्शन। बिल्कुल, स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट था, कुछ डाटा दिए गए, एक टेबल दिया गया, जरा इसे आप देखिए। क्लासिफिकेशन है एक, को फैक्टर्स इसे बोलते हैं और बाकी क्या होता है। तो ये देखिए को फैक्टर्स। ओके, को फैक्टर्स की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंजाइम होता है वो अकेले फंक्शन नहीं करता। एंजाइम अकेले इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। जब उसके साथ और भी अदर मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, मेटल आयन जुड़ते हैं, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, या और भी कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि बायोटीन हो गया, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया जैसे कि NAD। तो ये सारे जब जुड़ते हैं तो इससे एंजाइम एक्टिव होता है। ठीक है, और इसीलिए हम उसे बोलते हैं होलो एंजाइम, इसीलिए हमारे पास टर्म है एपो एंजाइम। क्लियर? तो को फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये को फैक्टर्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या तो ये को एंजाइम हो सकता है, या तो ये आयंस के फॉर्म में हो सकता है। अब अगर ये आयन के फॉर्म में हो सकता है तो फिर क्या हो सकता है? मेटल आयन हो। अगर मेटल आयन होगा तो ये टाइटली बाउंड होगा, और अगर एक्टिवेटर होगा तो ये लूजली बाउंड होगा। क्लियर? और अगर ये को एंजाइम्स की बात करें तो को सबस्ट्रेट हो सकता है तो लूजली बाउंड होगा, और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा तो टाइटली बाउंड होगा। तो आई होप कि आपको को एंजाइम, को फैक्टर्स, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं समझ में आ गए होंगे। ओके, एक बेसिक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये एपो एंजाइम है, जैसा कि मैंने बताया था प्रोटीन पोर्शन है, ये अभी इनएक्टिव है, ये अभी इनएक्टिव है। इसमें को एंजाइम आके जुड़ेगा, को एंजाइम आके जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट दी गई है, को एंजाइम आके जुड़ेगा। तो जैसे ही को एंजाइम आके जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा? होलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम मिलके होलो एंजाइम बनाएगा। को एंजाइम को हम को फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। को फैक्टर्स जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। ठीक, बस आपको इतना याद रखना। नाउ एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम हो गया, होलो एंजाइम बन गए। अब ये एंजाइम एक्टिव हो गया। अब जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए होंगे और सभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।